आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कक्षा 6 के इतिहास, जिसका नाम है हमारा अतीत, कक्षा 6 के लिए जो बिहार बोर्ड के लिए और NCERT द्वारा जारी की गई जो पाठ्य पुस्तक है उसे पढ़ाने का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम आज अध्याय 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसे देखने वाले हैं और अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को, जो जिसका नाम सफल स्टडीज है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें ताकि आपको अध्याय 2 और अन्य एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आज का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसमें हम जानेंगे कि क्या, कब और कहाँ और कैसे जो बताया गया है। इसमें हम जानेंगे कि क्या का मतलब क्या, हम इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानकारी पता लगाएंगे और फिर हम इस अध्याय में जानेंगे कि कब कौन सी घटना हुई, इसका पता कैसे लगाते हैं, कहाँ कौन सी घटना हुई इसके बारे में जानेंगे, आखिर कैसे हम पता लगाते हैं इन सभी घटनाओं के बारे में, कैसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए इतिहास क्यों आवश्यक है और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए देखते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, या कोई कैसे जान सकता है इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। दोस्तों, जब आप कक्षा 6 में होंगे, यदि आप अभी कक्षा 6 में होंगे तो आप भी सोच रहे होंगे, अरे क्या लिखा है 100 साल पहले, 100 साल पहले की बातों को हम कैसे जान सकते हैं, बिल्कुल इस रसीदा की तरह ही। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो आप कल क्या हुआ, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कल क्या हुआ था, आप कैसे जाने। आप ऐसे जाने, अखबार के माध्यम से पढ़े होंगे, टीवी के माध्यम से देखे होंगे, रेडियो पर समाचार सुने होंगे, तभी तो आप जाने होंगे कि कल क्या हुआ था। और आपको याद होगा कि आपके घर के आसपास कल क्या हुआ था, क्योंकि आपने कल देखा होगा। तो ऐसे ही 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या हुआ था, आपकी दादी नानी ने सब कुछ देखा था, तो उन्हें पता चला है कि क्या क्या हुआ था और आपको वे किस्से कहानियाँ भी सुनाती होंगी। उसी तरह जब इतिहास लिखा गया था तो 100 साल पहले की बातों को लिखा गया था ताकि भविष्य में हम जान सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके और वर्तमान को सुचारू तरीके से चला सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो और अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। चलिए, इतिहास के बारे में हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आपने जो फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा, याद कीजिए, हमने अभी जस्ट आपको बताया ही है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, तो देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे अतीत में लोग क्या खाते थे। आपको पता है ना कि हम पहले आदि मानव थे, आदि मानव से ही हमारा विकास मानव में हुआ था। तो आपको पता है कि आदि मानव क्या खाते थे, कंदमूल, फल खाते थे। कैसे कपड़े पहनते थे, तो दोस्तों वे जो पेड़ पौधों से जो बड़े बड़े पत्ते प्राप्त होते थे उसी से द्वारा बनाए गए कपड़े पहनते थे। उसके बाद वो पशुओं के द्वारा, पशुओं के जो खाल से चमड़े से जो बनाए जाते थे उसी को वो पहना करते थे। आगे है कि किस तरह के घरों में वे रहते थे, तो वे झोपड़ी झुग्गी के घरों में नहीं रहते थे, वे गुफाओं में रहते थे और फिर बाद में वे झोपड़ी झुग्गी के घरों में रहने लगे हैं। ठीक है। और हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। किसके सहायता से, अतीत की सहायता से। अतीत की सहायता से हम इन सभी बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे ये भी हम पता लगा सकते हैं। कौन सी कहानियाँ बच्चे कब सुना करते थे
ये भी हम पता लगा सकते हैं। और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सा गीत गाया करते थे अतीत की सहायता से, यानी अतीत की सहायता क्या, इतिहास की सहायता से हम जान सकते हैं कि कब क्या कहाँ और कैसे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको बता दिया जाएगा मानचित्र के द्वारा कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आपको मानचित्र में नर्मदा नदी का लोकेशन मिल जाएगा। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर ही आखिर क्यों रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में बहुत से कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी क्या करते थे। दोस्तों, हमने आपसे एक सवाल पूछा है कि आदि मानव लोग आखिर नदी के किनारे ही क्यों रहते थे, नदी के तट पर ही क्यों रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग नदी के तट पर ही क्यों रहते थे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय द वे हम आपको बता देते हैं कि वे लोग नदी के तट पर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें परिवहन की सुविधा मिल जाती थी। व्यापार के लिए परिवहन की सुविधा मिलने से पहले उसे पीने के लिए जल मिल जाता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों के किनारे की जो उपजाऊ भूमि होती है वो काफ़ी फसल के लिए लाभप्रद होती है। यहाँ पर ज़्यादा फसलों की पैदावार होती है और यहाँ पर खेती करना आसान था। उससे लोगों को खाद्यान्न की प्राप्ति, जल की प्राप्ति हो जाती थी और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जलमार्ग के द्वारा जाना भी आसान हो जाता था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आदि मानव द्वारा नाव का आविष्कार भी किया जा चुका था। तो चलिए हमारा जो है फर्स्ट पेज वो कब, कहाँ और कैसे का वो आज अभी समाप्त हो चुका है। हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है, आगे है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृत्रिम पहाड़ियों का पता लगाओ, जो कि नीचे मैप दिया गया है। उसके बारे में हम अभी विस्तृत से चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृत्रिम पहाड़ियों का पता लगाओ। किन किन पहाड़ी, सिर्फ सुलेमान पहाड़ी और कृत्रिम पहाड़ी की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। कहाँ के लोग, सुलेमान और कृतिक पहाड़ी के लोग आज से 8000 वर्ष पूर्व फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, यानी कि उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जिनमें से गाय, बकरी और भेड़ के अतिरिक्त बैल भी थे। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य में पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी है और विंध्य पहाड़ी है। गारो पहाड़ी के नाम पर वहाँ पर पाई जाने वाली आदिवासी जो जनजाति है उसका नाम भी रखा गया है। आपको ये फैक्ट पता होनी चाहिए, ऐसे बुक में आगे दी गई होगी। ठीक है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ के उत्तर में स्थित थे, तो विंध्य के उत्तर में ही स्थित थे। वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो विंध्य की पहाड़ी है वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग अलग करती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शायद आपको मैप की सहायता से बता दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दिया गया है। जैसा कि हमने आपको ये फैक्ट बताया कि विंध्य की पहाड़ी जो है, विंध्य की पहाड़ी की सहायता से विंध्य की पहाड़ी जो है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है। ये जो पहाड़ी है ये विंध्य की पहाड़ी को इंडिकेट करती है और ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है, जैसा कि अभी हम आपको छोटा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैप है और यहाँ पर हमने आपको बताया कि विंध्य की पहाड़ी है जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती है। और यहाँ पर आप देखिए कि विंध्य की पहाड़ी के बीच सतपुड़ा की भी पहाड़ी है, ये भी आपको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करती हुई नज़र आ सकती है।
ताप्ती नदी यहाँ पर है, यहाँ पर नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी कुछ इस तरह से है, और दक्कन का पठार यहीं पर है, कृष्णा नदी यहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी यहाँ पर है। इसे पश्चिमी घाट और इसे पूर्वी घाट कहा जाता है। इसे पेन्नार नदी भी कहा जाता है, इसे पेन्नार नदी भी कहा जाता है। ये कावेरी नदी है। इसके बारे में थोड़ी आपको दक्षिण भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग बिहार में रहते हैं और मैं भी बिहार का ही हूँ। जो यहाँ पर गंगा नदी को इंडिकेट कर रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये अरब सागर है, ठीक है। और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सॉरी, अब देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। और चलिए अब हम आगे मैप की ओर नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर श्रीलंका है, जो कि आप विस्तृत रूप से ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो अध्याय 2 यानी कि अध्याय 1 हमारे अतीत का पेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो मेन फैक्ट है जिसके बारे में प्रेशर कर देता रहता हूँ, उसे अच्छी तरह से याद रखिए। हुए आपके परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें, ठीक है। ये पूछ रहा है फैक्ट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख पा रहा है कि हम मानचित्र की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आपको सिंधु नदी दिखाई ये दे रहा है। सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में भी पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर सिंधु नदी की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ नहीं, जो सहायक नदियाँ हैं वो आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी, ठीक है। हम इस जो सर्कल है उसको थोड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। सहायक नदियों में कौन कौन है? सहायक नदियों में आपको झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी आपको दिख रही है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन हो गई? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। और आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है। ये आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी की सहायक नदियों में सतलज नदी, चेनाब नदी और भी जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा, ठीक है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिलती है, ठीक है। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिलता है। जैसा कि आपने अभी मानचित्र पर देखा ही कि यहाँ पर जो चेनाब नदी है और जो सतलज नदी है वो सभी सहायक नदियों का काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर, चलिए मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हों कि सभी नदियाँ एक दूसरे से यहाँ पर मिलकर सिंधु नदी का काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो है सहायक नदी का काम कर रही है, ठीक है। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र निकटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ठीक है। गंगा की सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मानचित्र की ओर। तो यहाँ पर आपको गंगा नदी दिखाई दे रहा होगा, यह है गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी है और यहीं पर आपको सोन नदी दिख जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी से पहले यहाँ के आसपास मिलती है। तो देखिए ये सोन नदी आपको दिख रहा होगा। ये सोन नदी इधर आते हुए देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास नहीं मिल रही है, सॉरी, यहाँ पर ही मिल जाती है ये स्थान जो कि हम आपको सर्कल से इंडिकेट कर रहे हैं, यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई, जैसा कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिया गया है जिसके बारे में जानना आपके लिए
काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी ही है। देखिए क्या लिखा है, मानचित्र एक, ठीक है, मानचित्र एक, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। मानचित्र एक में जैसा कि हमने बार बार अभी देखा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे कहाँ है, हाँ, प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसकी संज्ञा दी गई है, इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है और कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव अथवा कस्बे में जाया करते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों के जानने का अवसर मिला, ठीक है। यात्रा प्राचीन काल में भी यात्राएं की जाती थी। आखिर यात्रा क्यों करते थे, यात्रा करना क्यों जरूरी है? तो आपने यहाँ ऊपर देखा होगा कि जो भी लोग उत्सुकता बस रोचक स्थानों को खोजना चाहते थे, वो भी यात्रा करना चाहते थे। तो और जो व्यापारी होते थे वे अपने मूल्यवान वस्तुओं के साथ अपने मूल्यवान वस्तुओं को बेचने के लिए भी यात्रा क्या करते थे। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, ठीक है। और पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर में भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध भी किया। तो आपने जान लिया कि हमारे यहाँ यात्रा करने विदेशों से भी लोग आया करते थे। भले ही उनके मार्ग में पहाड़ी मैदानी भाग तो नहीं थे, कुछ भाग थे मैदानी पहाड़ी भाग, जो जलीय भाग थे वे भले ही बाधक क्यों ना बनो फिर भी वो आया ही करते थे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इस लोगों ने आवागमन में हमारी परंपराओं और संस्कृति को काफ़ी समृद्ध बनाया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, ठीक है। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे वे अपने यहाँ की परंपराओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। जैसा कि हम ही लोग जाते हैं, अगर हम ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मान लें कि ये 2 पॉइंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वे हम अपने तरीके के कपड़े पहन के आएंगे और वो अगर हमारे यहाँ आएंगे तो वो अपने तरीके से कपड़े पहन के आएंगे। आवागमन के दौरान क्या होता है
कि आवागमन के दौरान लोगों के विचार भी बदलते हैं और वे देखते हैं कि वे किस तरह से कपड़े पहनते हैं। और कुछ शौकीन लोग ऐसे भी होते हैं कि वे दूसरों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और इससे परंपरागत संस्कृति का भी विकास होता है। दोस्तों, सिर्फ कपड़े में नहीं खान पान में भी बदलाव होता है। जैसे कि मुस्लिम लोग हमारे देश में आए, मुस्लिम लोग कहना गलत होगा, इस्लामिक लोग जितने भी आए उन्होंने यहाँ पर समोसे, हलवा और जो हम पहनते हैं कुर्ता पायजामा, उसकी भी परंपरागत विकास की उन्होंने अपने संस्कृति का विकास किया। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों देश का नाम इंडिया ही क्यों है। इसके बारे में हम फैक्ट जानेंगे कि देश का नाम इंडिया नाम से क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ये फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो दोस्तों, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ईरान और यूनान। ईरान और यूनान आपके सजेशन में हम आपको बता दें कि ईरान और यूनान यूरोपीय कंट्रीज हैं और आप आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, जहाँ पर कि हम रहते हैं। पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले को उन्होंने इंडस कहा, इंडिया। ठीक है, उसे सिंधु को वे हिंदोस या इंडोस कहते हैं। जैसा कि आप जो भी अंग्रेज़ों को अपने सीरियल टीवी में देखते होंगे या फिर यूट्यूब वीडियो पर आप देखते होंगे कि वो सिंधु को हिंदोस ऐसी कुछ करके बोलते हैं, तो आपको फनी लगा होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के समूह के लिए भी किया जाता है और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। इस समूह का उल्लेख, किस समूह का उल्लेख? इंडिया समूह का उल्लेख, जो कि भारत जो है, भारत एक समूह है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। तो भारत जो है, भारत नाम का एक समूह था जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहता था। तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए और आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आप ज़रूर पढ़ें। अतीत के बारे में हम कैसे जाने? हमने आपको वीडियो के पहले में ही बताया कि हम अतीत के बारे में कैसे जान पाते हैं, हम किन किन इसमें हमारी सहायता कौन कौन सी पांडुलिपियाँ करती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जैसे कि हम आज कल की घटनाओं को पढ़ने के लिए किसका सहारा लेते हैं? न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, गूगल पर प्रकाशित होने वाले आर्टिकल का सहारा लेते हैं। तो उसी तरह पुस्तकों को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि पहले क्या हुआ था, पहले के लोग किस भाषा में लिखते थे और क्या लिखते थे। कुछ न्यूज़ भी होगा, कुछ घटित घटनाओं का भी उसमें उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि जो महाराजा होते थे, जो राजा होते थे, उन्हें काफ़ी शौक होता था पुस्तकों में अपना नाम डलवाने का। जैसे कि आज हमारे नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा है अपना फ़ोटो दिलवाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू
जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, पांडुलिपि जब आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, उसमें आप मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा, बीना पानी। ठीक है, बीना पानी सरस्वती को कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में बीना है। तो यहाँ पर पांडुलिपि भी वही हुआ कि हाथ से लिखी हुई लिपि के रूप में। ठीक है, तो ये जो मेनू लैटिन शब्द मेनू से निकला है। मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी हुआ लिपि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो पांडुलिपियाँ होती थी ये मुख्य रूप से ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, जो पांडुलिपियाँ होती थी। यहाँ पर आपको पांडुलिपि का एक चित्र भी दिया गया है जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे इंडिकेट भी कर दिया है। तो देखिए, ये जो है पांडुलिपियाँ हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी। इसे समझने के लिए आपको अलग से एक एक्स्ट्रा कोर्स करना होगा, तभी शायद आप इसे समझ सकते हैं। तो ये एक पांडुलिपि का ही उदाहरण है। चलिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ जो कि ऐसे इमेज में दिखाया जा चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, ये किस चीज़ की छाल से बनी है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि जो तुम यहाँ देख सकते हो। तो आप ये कौन सा पेड़ का छाल से बना है, तो ये जो है ये एक भुर्ज पेड़ की छाल से बना हुआ है। तो हमने आज अध्याय 1 का 4 पेज कंप्लीट कर लिया है, और भी जो पेज है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज की यह पढ़ाई आपको कैसे लगी, जैसा कि हमने आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंडिकेट किया है कि अध्याय कब, कहाँ और कैसे में कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो उन सभी बिंदुओं को आप अपने नोटबुक में नोट अवश्य करें, और साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो लाभदायक लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ भी साझा अवश्य करें और आगे की पाठ्य पुस्तक पढ़ के आए, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और अच्छी तरह से समझ आए। यदि आपके पास लॉकडाउन की वजह से टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इस स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को भी स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं।